Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो सोशल साइंस की इस सीरीज में आज एक नए यहाँ पर हम पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं और ये जो पॉइंट यहां पर होगा इसमें हम एक क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो सोशल साइंस के टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो हिस्ट्री के 2 चैप्टर हो, ज्योग्राफी के 3 चैप्टर हो, आपके सिविक्स के 2 चैप्टर हो और आपका जो इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर यहां पर आ रहा है, इन सभी का कंप्लीट सिलेबस हमने यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहां पर कहते हैं उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद टेस्ट पेपर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहां पर हो चुका है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी यहां पर प्रोवाइड कर दिए गए और बाकी जो है वो इन फ्यूचर आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स की यहां पर डिमांड आ रही थी कि सर अभी हमारे स्कूल के जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर हुए नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जो पहले जितने सारे वीडियोस मैंने आपको बताए हैं अगर आपने ये देख लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। पेपर उसी में से कहीं से आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जिसमें आपके जो पैटर्न यहाँ पर आ रहा है स्कूल में टर्म 2 एग्जामिनेशन वगैरह में, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, तो हर चीज थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट यहाँ पर फील करें। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा जिन्होंने यहाँ पर ये टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दिया है या टेस्ट पेपर नहीं दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। बाकी ये 9th और 10th क्लास की आपकी टीम है, ठीक है, जो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो अब ये जो सोशल साइंस का यहाँ पर टेस्ट पेपर होगा ना, इसमें सब चीजें होंगी, है ना। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री का भी जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करूंगा, सिविक्स भी प्रोवाइड करूंगा, ज्योग्राफी भी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबके छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे और एक टेस्ट पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग टर्म 2 एग्जामिनेशन और वेरियस टेस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं, है ना, कि इसमें क्या किया है कि हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया है, ए, बी और सी और डी, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन है और सेक्शन ए में अगर आप देखेंगे हैज 1 क्वेश्चन इंक्लूडिंग केस बेस्ड मल्टीपल, ठीक है, चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि जो आपका सेक्शन नंबर ए होगा तो उसमें यहाँ पर ये केस बेस्ड है, मतलब एक केस आपको यहाँ पर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें आपको इंटरनल चॉइस वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, कि मतलब और में भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद सेक्शन डी जो है उसमें मैप यहाँ पर होगा और नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, जो भी नंबर वगैरह होंगे वो सब कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर कितने नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और फिर यहाँ पर ये मैप बेस्ड वाला भी 5 नंबर में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो यहाँ पर क्या होता है, स्कूल टू स्कूल वेरी यहाँ पर करेगा, ठीक है, लेकिन एक इसी तरीके का पैटर्न जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये केस बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें आपको ना एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद फिर अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार क्या करते हैं कि ये जो केस यहाँ पर आपको दिया गया है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो इसमें दिया है कि रीड द केस सोर्स गिवन ऑन नाजी आइडियोलॉजी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको एमसीक्यूज कुछ मिलेंगे, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। सो बोला जा रहा है कि नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस with Hitler's worldview. According to this, there was a no equality between people, but only a racial hierarchy. लोगों के बीच में यहाँ पर बराबरी नहीं है, बस यहाँ पर रेशियल हायरार्की देखने को मिलेगा, मतलब कुछ लोग यहाँ पर रेस में ऊपर हैं, कुछ लोग यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेंगे। In this view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. All other colored people were placed in between depending upon their external features. Hitler's racism borrowed from their thinkers like Charles Darwin and the Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the
क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर इसके आगे यहां पर दिया है कि हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दीज दोज स्पीसीज सर्वाइव ऑन द अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, जो लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, केवल धरती पर वही लोग यहां पर आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। वी शुड बियर इन माइंड that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by the racist thinkers and politicians to justify imperial rule over the conquered people. The Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones would perish. The Aryan race was the finest; it had to be retain its purity, become stronger and dominate the world. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका एक यहाँ पर केस बेस्ड के लिए एक पैराग्राफ यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमने नाजी वाला चैप्टर यहाँ पर पढ़ा था वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अलग से कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं करी गई हैं। जब भी हम यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि केस में जो चीजें लिखी हुई हैं, है ना, जो चीजें पैराग्राफ में यहाँ पर आपको मेंशन करी गई हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज का आंसर यहाँ पर देना होता है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है लेकिन आपको करेक्ट आंसर जो है वो कुछ अलग पता हुआ है, उसके बेसिस पे नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके से पैसेज वगैरह आपको दिए जाते हैं और इसके बाद एमसीक्यूज वगैरह दिया जाता है तो उनके जो भी करेक्ट आंसर यहाँ पर होंगे, ये बात आपको हमेशा नोट करके रखना है कि इसके बेसिस पे ही आपको आंसर देना है। जो इसमें लिखा हुआ है उससे ही आप आंसर यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। अलग से दिमाग अगर लगाओगे आप तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना आवश्यक है। चलिए अब कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज हम देखते हैं। देखो पहला दिया है कि व्हाट वाज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नाजी आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर। ठीक है, मतलब कि जो नाजी आइडियोलॉजी थी हिटलर की, उसका मेन कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर क्या है। जर्मनी बिकेम पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, वायलेंस ऑन द नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड, ऑल अदर कंट्रीज स्टार्टेड फॉलोइंग नाजिज्म आइडियोलॉजी, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो मेन कॉन्सिक्वेंस था नाजी आइडियोलॉजी का, वो यहां पर क्या था। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि द नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। मतलब यहां पर क्या है कि कोई इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, यहां पर केवल रेशियल हायरार्की आपको देखने को मिलेगा। ये बात जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। सो अगर हम जो यहां पर नाजी आइडियोलॉजी है उसको अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जर्मनी बिकेम पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ा। ऑल अदर कंट्रीज स्टार्टेड फॉलोइंग नाजिज्म आइडियोलॉजी, तो ये भी स्टेटमेंट हमने यहां पर नहीं पढ़ा। और उसके बाद वायलेंस ऑन द नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा वो यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कि भाई यहां पर क्या हुआ था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। मतलब रेस के हिसाब से आप यहां पर क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो लोगों को, वो चीज जो है वो यहां पर आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई दी। सो वायलेंस ऑन द नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहां पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप चीजों को एलिमिनेट कर पाओगे तो आंसर को आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत आसानी यहां पर लगने लगेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द नाजिज्म आइडियोलॉजी, है ना। इनमें से कौन सा यहां पर जो था वो पार्ट नहीं था नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी। पहली बात, नो इक्वालिटी, रेशियल डोमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, हायरार्की इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट था जो कि नाजिज्म आइडियोलॉजी का नहीं था। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहां पर क्या है कि उन्होंने ये बोल दिया था साफ बात कि भाई हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, नाजी सोसाइटी में किसी तरीके की कोई इक्वलिटी नहीं है। तो इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इक्वलिटी नहीं थी, रेशियल डोमिनेशन था, है ना। मतलब जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो भी कास्ट सिस्टम था उसमें भी हायरार्की आपको देखने को मिलती थी, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट की बात नहीं होती थी। इस वजह से राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ठीक है, स्पेंसर साहब की जो यहाँ पर आइडियोलॉजी है, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि एवरीवन नीड टू डू फिजिकल एक्सरसाइज एवरी टाइम, इन ऑर्डर टू बी फिटेस्ट वी मस्ट सर्वाइव, दोज विल सर्वाइव हु आर एबल टू अडॉप्ट देमसेल्फ। ठीक है, या देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आ जाए, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, है ना, तो याद रखना है कि थोड़ा सावधान होना है और जो भी ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से देखकर हम क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो अब यहां पर बोला जा रहा है कि दोज विल सर्वाइव हु आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, यही है कि भाई जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके की कंडीशन है, अगर उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट यहाँ पर करोगे आप, है ना, तब यहाँ पर क्या होगा कि चीजें जो है वो यहाँ पर सही तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। सो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। ठीक है, डी होगा क्या? नहीं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें डी नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कॉलोनियल रूलर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया थ्योरी टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल, है ना, इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए जो कॉलोनियल रूलर्स थे, है ना, जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह थे, है ना, वो भी यहाँ पर क्या थे, वो कॉलोनियल रूलर्स थे, उनके अलग अलग जगह पर आपको कॉलोनी यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इन्होंने कौन सी पर्टिकुलर थ्योरी है जिसको यहाँ पर यूज किया ताकि ये इंपीरियल रूल को जो है वो यहाँ पर जस्टिफाई कर सकें। सो पहली बात है रेशियल सुप्रीमेसी, मिलिट्री सुप्रीमेसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर कल्चरल सुप्रीमेसी, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर किस तरीके की सुप्रीमेसी जो है वो यहाँ पर प्रयोग करी ताकि यहाँ पर जो इनका इंपीरियल रूल है उसको यहाँ पर जस्टिफाई करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेशियल सुप्रीमेसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कि मतलब भाई रेस में यहाँ पर क्या है कि डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ रेस के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, बाकी लोग यहाँ पर आपको नीचे लेवल पर देखने को मिलेंगे। सो रेशियल सुप्रीमेसी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हिटलर, है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो थी हिटलर की उसका नाम क्या था? आर्यन नाजी पार्टी, जर्मन नाजी पार्टी, है ना, या फिर जर्मन पीपल्स पार्टी या फिर नाजी पार्टी। तो आपको बताना है कि इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी और डी में जो है वो कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है ना, क्योंकि उसमें दोनों जगह पे नाजी लिखा हुआ है, जर्मनी से रिलेटेड भी है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका कि उसका जो नाम था वो नाजी पार्टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाजी पार्टी जो था वो हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से ये केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ना तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, जो हमने थ्योरी में इससे पहले पढ़ा हुआ है, जिस तरीके की हमने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट किए हुए हैं उसी बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, केस स्टडी आपको दी गई है, उसको अच्छे से पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसमें कुछ अलग लिखा होगा, आपको कुछ अलग आंसर पता है, यहाँ पर कुछ अलग पूछा जा रहा है, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, तो आपका आंसर यहाँ पर गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए केस को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी इन ब्रीफ, है ना, मतलब कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके जो इंडिकेटर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं उसको यहां पर क्या करना है कि उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जिसमें हमने दो चीजों के बारे में बात करी थी, एक तो हमने सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात करी है और एक हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में बात की थी। तो उन दोनों चीजों को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, जिनको भी लगता है कि यार मतलब इसके कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं है ना, ये चीजें हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप वन शॉट रिवीजन जो है वो यहाँ पर जरूर देखिएगा, है ना, उसमें सब चीजें मैंने आपको समझाई हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट करी हैं, तो उनको एक बार अगर आप देख लोगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। The most commonly used indicator for poverty analysis are social exclusion and vulnerability. Social exclusion में यहाँ पर बोला जा रहा है कि according to this concept, poverty is seen in terms of the poor who are living in a poor surrounding with poor people, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि गरीबी वहां पर देखी जाती हुई आपको देखने को मिलेगी कि जो व्यक्ति गरीब है वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई आर लिविंग इन अ पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल। ठीक है, जो लोग गरीब होते हैं अगर आप उनके आसपास वाले लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो लोग भी यहाँ पर क्या होते हैं, गरीबी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उनके आसपास की जो सिचुएशंस होती है वो उतनी ज्यादा हाइजेनिक आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, मतलब बहुत गंदी सिचुएशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो सिचुएशन इस तरीके की आपकी है, उनके आसपास जो रहने वाले लोग होंगे वो भी यहाँ पर आपको गरीब देखने को मिलते हैं। सो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वेलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक होता है इंक्लूड करना, एक होता है एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करना मतलब ये हुआ कि आप सबका साथ सबका विकास यहां पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया कि जो सामाजिक समानता है जिसको हम सोशल इक्वेलिटी यहां पर कहते हैं, उससे उन लोगों को आपने दूर करके रखा हुआ है। सो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वेलिटी इन इंडिया। कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, जैसे हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो जातिवाद बहुत ज्यादा है, जातिवाद जो है वो बहुत टाइम पीरियड से चला आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि लोग अपने आप को सोशली एक्सक्लूडेड यहां पर मानते हैं। People belonging to certain caste were prevented from enjoying equal facilities, benefits and opportunities, है ना, मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी होता है
कि कुछ यहाँ पर जाति समुदाय के लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने क्या करके रखा है, रोक कर रखा है ना, कि वो यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज होती हैं, जो अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो सारे के लोग यहाँ पर इंजॉय नहीं कर पाते हैं। दिस कॉज मोर पॉवर्टी देन द लोअर इनकम। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि पॉवर्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पॉवर्टी केवल ये नहीं होता है कि सैलरी कम है तो वो व्यक्ति यहाँ पर गरीब होगा, है ना, लेकिन अगर उसको किसी भी तरीके की यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, उनके साथ सही तरीके से बर्ताव यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्ति को गरीब करने में। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को सोशली एक्सक्लूड कर दोगे तो हो सकता है कि वो गरीब हो जाए, है ना। अब जैसे मैं हूं, अगर आप मुझे यहाँ पर सोशली एक्सक्लूड कर देते हो, जो अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी मुझे, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर गरीब हो जाऊं। लेकिन एक केस यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर मैं गरीब हूं तो आप मुझे सोशली एक्सक्लूड कर दो, अरे क्योंकि तुम तो भाई गरीब हो, तुम हमारे साथ कैसे बैठ सकते हो, तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो, तुम साइड में जाकर रहो। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए सोशल एक्सक्लूजन जो है वो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है पॉवर्टी को यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पर वल्नरेबिलिटी की। तो वल्नरेबिलिटी यहाँ पर बोला गया इट इज अ मेजर, ठीक है, विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग टाइम। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना काफी वल्नरेबल सिचुएशन है, जैसे कोस्टल एरियाज में जो लोग यहाँ पर अपना घर बनाते हैं वो सुनामी के लिए क्या है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। मतलब कभी भी अगर सुनामी वगैरह यहाँ पर आएगी तो सिचुएशन जो है वो आपको डिफिकल्ट होती हुई दिखाई देगी, उनका जीवन जो है वो यहाँ पर तहस नहस होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो वल्नरेबल यहाँ पर क्या है कि वल्नरेबल लोग वो लोग होते हैं जिनको अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर टाइम पर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया तो भविष्य में उनकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर लगातार आपको खराब होती हुई दिखाई देगी। तो वही बात बताई जा रही है कि कुछ सर्टेन कम्युनिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो यहाँ पर क्या है कि वो या तो गरीब रहेंगे या तो आपको गरीबी में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं भविष्य में, है ना। तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर वल्नरेबल लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ ए बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स लाइक विडो और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है, ये सारे के सारे लोग कौन से हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपको वल्नरेबल देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने एक टर्म आपको बताया था पुअरेस्ट ऑफ पुअर, है ना, कि अगर गरीब की फैमिली है तो वहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, है ना, जो महिलाएं हैं, वो लोग यहाँ पर क्या है कि वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, है ना, उनका प्रयोग वो उतने बड़े स्केल पर नहीं कर पाती जितना मेल काउंटर पार्ट उनके यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। So it is determined by various options available to the different communities in terms of asset, education, job, health, etc. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने उनको कितनी एजुकेशन प्रोवाइड करी है ना, उनकी एजुकेशन कितनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, इन सब चीजों के बेसिस पे जो वल्नरेबिलिटी होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है, आपके लिए कमेंट सेक्शन जो है वो बिल्कुल ओपन है, आप सब लोग उसमें यहाँ पर कमेंट करिएगा। जो भी यहाँ पर मुझे रीजनेबल कमेंट लगते हैं उनको मैं अपने अगले अगले सेशन में भी यहाँ पर चीजें जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर देख कर चलता हूँ। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें बोला जा रहा है कि हाउ इज टैलेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन सप्लाईज इन टाउन्स। ठीक है, मतलब कि 2 क्वेश्चन है इसमें, है ना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं था आपके पास, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, इनमें से कोई सा भी आप यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हाउ इज टैलेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन सप्लाईज इन टाउन्स। ठीक है, कि मतलब जो यहाँ पर खाने पीने की कमी यहाँ पर हो गई थी, ग्रेन्स अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं हो रही थी, उस प्रॉब्लम को जो स्टालिन थे उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि रशियन जो सिविल वॉर यहाँ पर हुआ था उसके ऊपर आपको क्या करना है कि एक शॉर्ट नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं, अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर पहले बता रहा हूं, फिर और वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 1927-1928 की बात यहां पर हो रही है। द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टालिन गवर्नमेंट इनिशिएटेड न्यू अप्रोच विच वॉज, मतलब कि वहां पर खाने पीने की बहुत कमी हो गई थी, है ना। कुलक्स वगैरह के बारे में आपने देखा होगा, वो लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि भाई हम यहाँ पर खाने पीने की चीज मार्केट में तब लेकर जाएंगे जब इसके दाम हमें सही तरीके से मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि सप्लाई और डिमांड के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं होगा, तो लोगों को अपनी जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें वो यहाँ पर मिल ही नहीं पाएंगी। तो उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस करना बहुत आवश्यक यहाँ पर हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि स्टालिन की जो सरकार थी उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि कुछ एक्शंस यहाँ पर लिए ताकि जो ये फूड शॉर्टेज आपको देखने को मिल रहा है इसको हम आसानी से यहाँ पर टैकल कर पाए।
पहली बात यहां पर बोला जा रहा है कि द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू द गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। मतलब सरकार ने ये कर दिया कि भाई पैसे के लिए लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि अपना सामान नहीं बेच रहे हैं, तो सरकार ने बोल दिया कि ये प्राइस हमने फिक्स कर दिए है ना, अब इससे ज्यादा प्राइस इससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा, इसी प्राइस पर अगर आपको सामान बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना है तो फिर आपका जो सामान है वो यहां पर कोई खरीदेगा नहीं। तो सरकार ने क्या कर दिया कि जो फूड ग्रेन्स को खरीदने के प्राइस हैं वो यहां पर फिक्स कर दिए, लेकिन लोग जो यहां पर थे वो यहां पर क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर आपने कोई किसी चीज को 100 रुपए में बेचने का सोचा है ना, सामने वाला कह रहा है 70 रुपए में बेच सकते हो, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, तो फिर क्या होगा कि आपका नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि 90 रुपए तो आपने लगाए थे उस सामान को प्रोड्यूस करने में है ना, उसका प्रोडक्शन करने में 90 रुपीज लगे थे, तो 70 रुपए में कैसे बेच दोगे, फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसी वजह से उन्होंने यहां पर क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि अपना सामान जो है वो नहीं बेचेंगे। Stalin believed the rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। ठीक है, मतलब कि कंट्री साइड मतलब गांव वगैरह में जो बड़े बड़े रिच पीजेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे है ना, जो ट्रेडर्स वगैरह यहाँ पर थे, उनका यहाँ पर ये था कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि स्टॉक जो है उसको होल्ड करके रख रहे हैं है ना, ताकि भविष्य में जब यहाँ पर प्राइस बढ़ेंगे तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना सामान निकालेंगे तो उससे हमको बहुत बेनिफिट होगा। सो स्टैलिन इंट्रोड्यूस द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ सोवियत एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जितने भी यहां पर अलग अलग तरीके के लैंड्स वगैरह है उनको सबको मिलाया जाएगा, और मिलाने के बाद सरकार का उस पर कंट्रोल होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा सरकार उसको अच्छी तरीके से यहां पर सुरक्षित करके रखेगी और अपने हिसाब से यहां पर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो कलेक्टिवाइजेशन वाला जो प्रोग्राम था वो आपको देखने को मिलेगा। इट ब्रॉट द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट्स इनटू द कलेक्टिव एंड स्टेट फार्म्स। ठीक है, तो वही स्टेट फार्म्स जो मैंने आपको बताया, जो कि स्टेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जबरदस्ती यहां पर हो रही थी। पहले यहां पर क्या हुआ था कि जो फार्मर्स थे ना वो अपनी मन से यहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज यहां पर करते थे, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि इनसे जबरदस्ती यहां पर करवाई गई, ताकि यहां पर सरकार क्या है कि चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल अच्छी तरीके से स्टेब्लिश कर सके। 1928 में पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइज इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रेडेड द कुलक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने यहां पर अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको ये भी बोला कि जहां पर भी ये प्रोडक्शन वगैरह होता है ना, वहां पर क्या करिए कि आप थोड़ा सा विजिट करते रहो है ना, देखते रहो कि वहां पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रेन कलेक्शन कैसे हो रहा है। और जो कुलक्स थे, कुलक्स कौन थे, बड़े फार्मर्स जो होते थे, जो यहां पर चीजों को क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे कि भविष्य में जब चीजों के दाम यहां पर बढ़ेंगे तब हम अपने ग्रेन्स को यहां पर बेचेंगे, जिससे हमको बहुत बेनिफिट यहां पर होगा। तो उन्होंने क्या किया, कुलक्स को रेड करना स्टार्ट किया। 1917 के बाद लैंड हैड बीन हैंडेड ओवर टू द पीजेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्म। इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स टू टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट एंड द एस्टेब्लिश लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड फार्म। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए पहले क्या होते थे कि छोटे छोटे खेत होते थे, अब उसमें क्या है कि मॉडर्न जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, जो मशीनरी वगैरह है, उनका उतने बड़े स्केल पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। पता है, छोटा सा आपका यहाँ पर जो है वो खेत देखने को मिल रहा है और वहां पे मशीन्स कैसे यूज करोगे आप, तो इसलिए कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुलक्स इसके अगेंस्ट में यहाँ पर थे, तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब यहाँ पर लैंड निकलकर सामने आएगा, बड़े स्केल पर आपको खेत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तभी आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है, मशीनरी वगैरह, उसको यहाँ पर प्रयोग कर पाओगे और सरकार उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर पाएगी। तो स्टालिन ने यहाँ पर इस तरीके की जो अप्रोच है वो यहाँ पर रखी थी, ताकि जो फूड शॉर्टेज यहाँ पर हो रहा था उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब दूसरे क्वेश्चन में यहां पर दिया है कि रशियन सिविल वॉर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो भाई। ठीक है, चलिए सो अब यहां पर इसके बारे में हम देख लेते हैं कि रशियन सिविल वॉर में यहां पर क्या क्या चीजें थी जो आपको देखने को मिल रही थी। सो रशियन सिविल वॉर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। ठीक है, रशिया की राजधानी यहां पर आपको मॉस्को देखने को मिलेगी और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम ड्यूमा था। आज के टाइम पीरियड पर रशिया जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी आपको देखने को मिल रहा है। द वॉर स्टार्टेड व्हेन द डिसीजन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, बाय बोल्शेविक कॉज ब्रेकअप ऑफ आर्मी, क्लैशेस बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, लिबरल्स एंड बोल्शेविक सोल्जर्स स्टार्टेड। देखो, वर्ल्ड वॉर एक अलग चीज होती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। सिविल वॉर वो सिचुएशन होती है जहां पर गृह युद्ध होता है। अगर हम उसको हिंदी में देखेंगे तो उसको हम गृह युद्ध बोलते हैं, मतलब देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वही यहां पर क्या करने लग गए, आपस में लड़ने लग गए। तो ऐसी वजह से यहां पर क्या होता है कि ऐसी वजह से सिविल वॉर की सिचुएशन जो है वो यहां पर क्रिएट होती है। अभी यहां पर क्या हुआ था कि बोल्शेविक जो पार्टी थी उसने ये बोला था कि जो यहाँ पर नोबल्स हैं, है ना, जो सामंत लोग यहाँ पर थे, उनके पास लैंड होल्डिंग्स थी, तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि भाई जो किसान इन खेतों में यहाँ पर काम करते हैं उनको ये लैंड यहाँ पर मिलना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है कि भाई आर्मी वगैरह में बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, है ना, जो कि शहरों में यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे। तो उनके घर वालों ने बोला कि अगर तुम आओगे नहीं तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो लैंड्स हैं, ठीक है, वो हमको मिल नहीं पाएंगे, है ना। तो सब लोग यहाँ पर ये सोचने लग गए कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लैंड का हो रहा है तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लैंड यहाँ पर आना चाहिए। तो लोग आर्मी वगैरह छोड़कर गांव चले गए, है ना, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और साथ ही साथ
जो ऑटोक्रेटिक रूल यहां पर चल रहा था, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो यहां पर मोनार्की थी उसके जो सपोर्टर्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, फिर उसके बाद लिबरल्स जो थे, है ना, और बोल्शेविक जो थे, इनके बीच में ही यहां पर क्या हुआ, डिफरेंसेस यहां पर क्रिएट हुए। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे। तो सिविल वॉर के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन जो है वो यहां पर रशिया में क्रिएट हुई। जो प्रो सारिस थे, मतलब कि जो सार को यहां पर सपोर्ट करते थे, जिनको व्हाइट्स यहां पर कहते थे, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उनको ग्रीन्स यहां पर कहा जाता था, और उसके बाद बोल्शेविक जो थे उनको यहां पर रेड्स कहा जाता था। ट्रूप्स ड्यूरिंग 1918 एंड 19, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच में ही यहां पर आपस में लड़ाई होती हुई दिखाई दी। मतलब कि ये लोग अलग अलग आइडियोलॉजी थे, एक यहां पर सार को सपोर्ट कर रहे थे, एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, है ना, उसके बाद एक बोल्शेविक जो पार्टी सपोर्टर्स थे वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके बीच में यहां पर लड़ाइयां हुई। द प्रो सारिस्ट एंड द सोशलिस्ट वर सपोर्टर्स बाय द फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, है ना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहां पर ये था कि भाई जिस तरीके से यहां पर ये सोशलिज्म की बात यहां पर आगे बढ़ रही है ना, जिस तरीके से सरकार चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अगर यहां पर ये फ्रांस में, जापान में, ब्रिटिश में यहां पर ये सब चीजें पहुंच जाएंगी तो इनके लिए यहां पर क्या है, चीजों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये आइडियोलॉजी को यहां पर रोकना चाहते थे, और इसी वजह से यहां पर क्या हुआ था कि जो प्रो सारिस्ट थे और जो सोशलिस्ट यहां पर रिवॉल्यूशनरीज थे, इनको यहां पर ये सपोर्ट अपना प्रोवाइड कर रहे थे। Supporters of the private property among whites took harsh step with the peasants who had seized land. This made them unpopular. तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के यहां पर सपोर्टर्स थे, है ना, कि भाई इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में यहां पर अगर आप देखोगे तो उसमें चीजें क्या है, सरकार के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेंगी। सो यहां पर क्या है कि among whites took harsh step with the peasants who had seized land. This made them unpopular. जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो दूसरे लोग हैं वो यहां पर आपको अनपॉपुलर देखने को मिले। The Bolshevik with the support of non-Russian nationalists and jihadists tried to control power by January 1920. मतलब कि बोल्शेविक जो पार्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने दूसरे लोगों का सपोर्ट लेकर कोशिश ये करी कि यहां पर पावर जो है वो उनके कंट्रोल में आपको देखने को मिले। In Khiva in Central Asia, Bolshevik colonists brutally killed local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government wanted. कई सारे लोग, अगर आप देखेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, वहां पर क्या थे कि लोग, इनकी जो पार्टी के मेंबर्स थे, जो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि इनके अगेंस्ट यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको यहाँ पर इन्होंने एलिमिनेट किया, है ना। और किस बात पर एलिमिनेट किया कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। 1922 में अगर आप देखेंगे, so most non-Russian nationalists were given political autonomy in the USSR created by the Bolshevik, मतलब उनको political autonomy दे दी गई कि आप अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पर मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। USSR as a state was created from the Russian Empire in the December 1922 by the Bolshevik, but the Bolshevik government discouraged, ठीक है, nomadism, and this led to the partial success to win over the different नेशनलिटीज ऑफ दी रीजन। तो यहां पर क्या बोला गया कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि नोमेडिज्म जो है उसके अगेंस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं कहीं पर जो है इनको यहां पर सक्सेस मिली, लेकिन ये जो अलग अलग तरीके के सपोर्टर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे थे, इनकी वजह से रशिया में अगर आप देखोगे तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन भी यहां पर क्रिएट हो गई थी। मतलब इसमें क्या है कि इसमें किसी और के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन लोग अपनी पावर को यहां पर क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए यहां पर आपस में जो है वो यहां पर लड़ रहे थे, जिसमें आपको रेड्स, ग्रीन्स और व्हाइट्स के बारे में देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में और इनके सपोर्टर्स के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिले, जिसकी वजह से ओवरऑल ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हुई दिखाई दी। तो इस तरीके से एक शॉर्ट नोट जो है वो आपको यहां पर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दिया हुआ है कि व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन, है ना। इलेक्टोरल कंपटीशन जो है उसकी लिमिटेशंस के बारे में आपको बात करनी है ना। ये आपके सिविक्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि इलेक्शंस आर ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इलेबोरेट, है ना। मतलब कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको यहाँ पर इलेबोरेट करना है। तो अब दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमको देखना है कि सबसे पहले तो देखो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि भाई लोग अपने अपने बड़े बड़े स्केल पर जो है अलग अलग इलेक्शन यहाँ पर लड़ते हैं, और उनके बीच में जो अलग अलग पार्टीज हैं, जो अलग अलग कैंडिडेट हैं, उनके बीच में आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। उसको हम कंबाइनली यहाँ पर इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। सो लिमिटेशन यहां पर क्या है इलेक्टोरल कंपटीशन की, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन एवरी लोकेलिटी। इसमें यहां पर क्या मतलब हुआ, देखिए जब भी यहां पर इलेक्टोरल कंपटीशन है, अगर इलेक्टोरल कंपटीशन अच्छा नहीं होता तो आज के टाइम पीरियड पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें यहां पर मेंशन ही नहीं की गई होती। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का यहां पर ये कहना था कि भाई इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो यहां पर अच्छा है, लॉन्ग रन में ये चीजें जो है वो यहां पर क्या होंगी, वो बहुत बेनिफिट यहां पर पहुंचाएंगी। मतलब जो काम करेगा, है ना, उसकी सरकार यहां पर बनेगी, वो इलेक्शन जीतेगा। जो यहां पर काम नहीं करेगा वो यहां पर आपको इलेक्शन हारता हुआ दिखाई देगा।
सो इसमें यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्टोरल यहां पर कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग तरीके की पार्टी है ना, जैसे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, कोई तीसरा पर्सन है वो किसी तीसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो हम लोग जब भी यहां पर मिलेंगे ना, तो हमारे बीच में क्या होगा कि कोई कॉमन चीज नहीं होगी जो हम यहां पर क्या करेंगे, जिसपे एग्रीमेंट यहां पर दिखाएं। वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे, अपनी पार्टी की तारीफें करते रहेंगे, मेरे केस में मेरे लिए वही सेम चीज होगी, आपके केस में आपके लिए भी वही सेम चीज होगी। तो जो यूनिटी के बारे में, एकता और अखंडता के बारे में हम बात करते हैं प्यारे भारत की, वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपको समाप्त होती हुई दिखाई देगी। एक ग्रुपिज्म, ठीक है, जिसको हम फैक्शनलिज्म भी यहां पर कहते हैं, वो चीज आपको देखने को मिलता है। और फिर यहां पर क्या होता है कि जैसे बोलते नहीं है कि पॉलिटिक्स मत किया करो, है ना, तो पॉलिटिक्स जो है वो यहां पर क्या है कि नेगेटिव सेंस में आपको चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स लाइक बूथ कैप्चरिंग टू विन इलेक्शंस, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। लोगों के जो यहाँ पर इलेक्टोरल रोल होते हैं, उसमें अगर आप नाम वगैरह देखोगे तो वो यहाँ पर गलत नाम जो है वो एंटर कर दिए जाते हैं, है ना। किसी की डेथ हो गई है तो उसके नाम को यहाँ पर हटवाया नहीं जाता, उनकी जगह पे कोई और वोट यहाँ पर डाल देता है। काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिनको हम यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं। बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी जो है वो पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर होता था, है ना। लोग क्या करते थे कि किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्होंने बूथ कैप्चर कर लिया और अपने यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनको जिताने के लिए उनके सपोर्ट में यहाँ पर वोट डलवा दिए। तो ये सब भी चीजें पहले यहाँ पर बहुत स्केल पर देखती थी, लेकिन अब यहाँ पर चीजों को हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल यहाँ पर कर लिया। The pressure to win electoral fight does not allow to form useful long term policies। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे एक चीज अगर आप देखेंगे तो जैसे इलेक्शन कहीं पर भी होता है ना, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अब हमारे अगले जो लोकसभा इलेक्शन यहां पर होंगे वो 2024 में होंगे, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर 2029 में होंगे। तो अब यहां पर क्या है कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो ये बोलती हैं कि पहले क्या करते हैं कि ये इलेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, इधर सरकार बनाएंगे तो 5 साल में फिर आगे यहां पर क्या करना है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो अब यहां पर क्या है कि कंपटीशन के चक्कर में यहां पर क्या है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, है ना, जो डेवलपमेंट के काम होनी चाहिए, जो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा, जो इकोनॉमिक कंडीशंस यहां पर इंप्रूव होंगी, उनके ऊपर जो है वो बड़े स्केल पर पॉलिसीज आपको बनती हुई दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टारगेट के ऊपर इनका यहां पर फोकस होता है। Some good people who may wish to serve the country do not enter in the electoral competition। अब यहां पर क्या होता है कि आज के टाइम पीरियड पर इलेक्शन में, है ना, चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लीजिए, चाहे आप यहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देख लीजिए, किसी भी स्टेट के, उनमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरीके के क्रिमिनल चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग यहां पर है। तो क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि अभी हम पॉलिटिक्स में यहां पर एंटर करेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा कि हमारी लाइफ जो है वो यहां पर खराब हो जाएगी। तो कई सारे अच्छे लोग यहां पर होते हैं जो डिजर्व करते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में यहां पर आए और देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें, लेकिन इसी डर मात्र से वो लोग यहां पर क्या करते हैं कि पॉलिटिक्स में यहां पर जो है वो एंट्री नहीं करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। सो यहां पर क्या है कि वो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में जो है वो यहां पर एंटर नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुछ यहां पर लिमिटेशंस हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप यहां पर आसानी से मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शंस आर ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इसको आपको इलेबोरेट करना है। तो यहां पर आपको इसमें और वाला क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज राइटली सेड दैट इलेक्शंस आर ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट विच इट कैन नॉट सर्वाइव, है ना। मतलब अगर डेमोक्रेसी की बात हम यहां पर करते हैं और डेमोक्रेसी में अगर मान लीजिए कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, है ना, तो फिर काम कैसे चलेगा भाई, है ना। लोगों का अधिकार कैसे देखने को मिलेगा, लोगों की पावर कैसे देखने को मिलेगी। सो डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है वो बहुत कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। दे आर फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। मतलब इलेक्शंस जो होते हैं वो डेमोक्रेसी के यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन स्टोन आपको देखने को मिलेंगे जिसपे पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है वो आपको स्टेब्लिश होती हुई दिखाई देती है। जैसे इलेक्शन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ असेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यहां पर ये चीजें मैंडेटरी हो गई हैं कि भाई उनकी एजुकेशन, क्रिमिनल केसेस और उनकी फैमिली के पास कितना प्रॉपर्टी वगैरह है, वो सब चीजें यहां पर बतानी पड़ेंगी। और इलेक्शन कमीशन उन चीजों को पब्लिक भी करेगा ताकि जो यहां पर उनके कैंडिडेट है, ठीक है, जिनको आप वोट डालने जा रहे हो, उनका एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो पता होना चाहिए। देखिए ये मतलब मैं आप सब लोगों को ये सजेशन दूंगा कि आपको ना किसी एक पर्टिकुलर फेस को देखकर जो है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, है ना, या चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, उसके बेसिस पे वोटिंग नहीं करनी चाहिए। वोटिंग किसको करनी चाहिए भाई? वोटिंग ये चीज देख के करो आप कि आपकी जो पर्टिकुलर एरिया में लोग हैं, है ना, उनकी सेवा करने के लिए जिसको आप विधायक बना रहे हो, जिसको आप सांसद यहां पर बना रहे हो, ठीक है, वो आपकी सेवा करने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, कि केवल 5 साल में आते हैं। एक बार आए थे इलेक्शन के टाइम पीरियड पर, अब अगली बार जब इलेक्शन होगा तब यहां पर आएंगे। इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री जो है उनकी पॉलिसीज यहां पर अलग होंगी, लेकिन आपके लोकल एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सिलेक्ट होकर आ रहा है।
तो इस चीज को ध्यान में रखकर आपको वोट देना है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि आजकल तो अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर होते हैं, जिसके बेसिस पे आपके एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके पूरी की पूरी एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो उस चीज को भी आप जरूर देखिए, है ना। इन सब चीजों को देखकर देंगे वोट तो हम एक अवेयर सिटीजन यहाँ पर होंगे, है ना। अदरवाइज फिर क्या होगा कि एक झुंड जा रहा है, ठीक है, जिनके अगल बगल में कुछ देखने को नहीं है, ऐसे लगा दिया गया है, उनको बोला गया आप यहीं पर देखिए और उसी के हिसाब से वोटिंग करिए। तो वो चीजें जो है वो एक अवेयर सिटीजन की निशानी नहीं होती है, ठीक है भाई। उसके बाद इलेक्शन हेल्प इन एनालाइजिंग दैट द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, है ना। मतलब ये भी इलेक्शन में ये भी पता चलता है कि उनके जो अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यहाँ पर ये पसंद करते हैं या नहीं, है ना। ये बात कैसे डिसाइड होगी कि अगर आप जीत गए तो ठीक है, अगर आप हार गए तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आप यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे। इलेक्शन इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विश ऑफ द पीपल एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जनता के विश के आधार पर काम करना है। आप यहां पर क्या सोचते हो वो डिपेंड नहीं करता, जनता यहां पर किस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर यहां पर आपसे बात करना चाहती है, वो डेवलपमेंट वाले काम करना चाहती है, उस चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आज के टाइम पीरियड पर प्यारे भारत में, ठीक है, मतलब ये बहुत दुखद बात यहां पर होता है कि लोग यहां पर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, है ना। हमारे जो वोटिंग राइट्स यहां पर है जिसका हमको प्रयोग करना चाहिए, हम लोग वोटिंग बेसिस पे यहां पर नहीं करते। हम लोग ये लगे हुए हैं कि अब की बार इनकी सरकार या इस बार जो है उनको हटाएंगे, उनको सरकार बनाएंगे, इस पूरी की पूरी चीज के ऊपर काम नहीं करना है। हमको यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर फोकस करें, वो हम ये देखें कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो, एजुकेशन के बारे में बात हो, है ना, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात हो, जो इन्फ्लेशन महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है उसके बारे में बात हो, इन चीजों के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हैं कि अगर यहां पर वो लोग काम करेंगे, जनता की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे तो वो जीतेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर यहां पर क्या है कि अगले इलेक्शन में उनकी हार होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन से, ठीक है, जो भी इलेक्शन यहां पर होते हैं उससे यहां पर क्या है कि एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो यहां पर बना रहता है ना। बैलेंस का मतलब यहां पर ये हुआ कि सामने वाले को डर लगना चाहिए, चाहे जितनी बड़ी मेजॉरिटी यहां पर आप पिछले इलेक्शन में जीत गए हो, लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन में जो है वो डर बहुत आवश्यक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को यही नहीं लगे, है ना, कि हम जो है वो जीतेंगे या हारेंगे, उनको कोई टेंशन ही नहीं है इस बात की, है ना, उनको कोई डर नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि हम तो जीतेंगे, तो फिर तो क्या ही मतलब वो इलेक्शन का। इलेक्शन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे वो पिछले 10 साल से रूल कर रही है, चाहे 15 साल से, चाहे 20 साल से, हर इलेक्शन में उनको डर लगना चाहिए कि हम इलेक्शन यहां पर हार सकते हैं। यही जो मतलब है वो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का मतलब यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गिवन गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट स्कीम्स आपको दी गई हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट यहां पर लिखना है, ठीक है। सारी स्कीम्स मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला दिया हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था, ठीक है। फिर उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। तो ये तीनों स्कीम्स मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में जो है वो बताई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब इनके ऊपर जो है वो आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो यहां पर लिखना है। देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो इट वाज लॉन्च इन 2005, ठीक है। मतलब इसको यहां पर कब लॉन्च किया गया था, 2005 में जो है इसको यहां पर लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, ठीक है। याद रखिएगा जो मनरेगा है वो यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, शहरी क्षेत्रों में या अर्बन एरियाज में अभी तक इंप्लीमेंट इसको नहीं किया गया। कई बार डिमांड उठती है कि भाई मनरेगा को अगर हम शहर वाले इलाकों में भी यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे भी काफी बेनिफिट यहां पर होगा, लेकिन अभी के टाइम पीरियड तक इसको शहरी क्षेत्र में यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। केवल जो रूरल एरियाज हैं वहां पर उनकी लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए, 100 दिन का रोजगार पक्का कराने के लिए ये स्कीम यहां पर लाई गई थी, ठीक है। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके के जो एसेट्स होते हैं, है ना, जो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काफी आवश्यक होते हैं, ठीक है, ड्रॉट के लिए, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करना है, इन सब चीजों के ऊपर ये काम करते हैं। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स अंडर मनरेगा हैव बीन रिजर्व्ड फॉर महिलाएं, ठीक है। तो जो भी यहां पर टोटल जॉब है, जैसे मान लीजिए कि 99 जॉब्स अगर आपको एक देखने को मिल रही है किसी भी ग्राम सभा में, तो उसका 1/3 मतलब कि 33 जो यहां पर सीट्स होंगी, जो जॉब्स होंगी, वो किसके लिए रिजर्व होंगी, वो महिलाओं के लिए यहां पर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगी। इन दिस स्कीम द शेयर ऑफ SC ST एंड वुमेन आर 23%, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली, मतलब इतने लोगों को यहां पर जॉब वगैरह जो है वो यहां पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो मनरेगा में ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं।
दूसरी बात, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको 1995 में यहां पर लॉन्च किया गया था, है ना। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात यहां पर की जा रही है। देखिए, एक हमको माइंडसेट अपना बदलना पड़ेगा कि अगर सब लोग केवल इसी तरीके से काम करेंगे कि हम यहां पर क्या है कि केवल जॉब हमको मिले, है ना, और जॉब क्रिएट करने वाले लोग यहां पर नहीं होंगे तो जॉब की रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर पाएंगे हम, है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए यहां पर बोला गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है, रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। हमारे देश में जो 5-year प्लान है वो अब यहां पर बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब हमारे यहां पर 5-year प्लान जो है वो यहां पर नहीं चलता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को हमने यहां पर हटा दिया है। उसकी जगह पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग, है ना, उसको एस्टेब्लिश यहां पर कर दिया गया है। और आज के टाइम पीरियड पर नीति आयोग यहां पर काम करता है, प्लानिंग कमीशन जो है वो यहां पर हटा दिया गया है। और इसी वजह से 5-year प्लान जो थे वो यहां पर बंद कर दिए गए थे। बाकी 5-year प्लान का जो कॉन्सेप्ट था ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर बोरो किया था। फिर उसके बाद अगली बात यहां पर की जा रही है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में। सो इट वाज, यहां पर अगला जो यहां पर पॉइंट दिया हुआ है इसमें बोला गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना मतलब ग्राम का उदय कराना, है ना। सो इट वाज लॉन्च इन 2000, ठीक है, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब इसमें क्या होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की मदद करेगी ताकि जो हेल्थ वाली चीजें हैं, एजुकेशन हो गया, है ना, घर वगैरह वाली चीजें होती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इस तरीके की स्कीम्स वगैरह भी हमारे देश में रन कर रही हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हमने जल जीवन मिशन वगैरह यहाँ पर स्टार्ट किया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम की जो स्कीम्स वगैरह हैं वो यहाँ पर चलाई गई हैं। तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट यहाँ पर लिख सकते हैं। जितनी भी स्कीम्स आपके पेपर में दी गई हैं, है ना, या आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया गया, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने कैसे यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए किस तरीके से स्कीम्स को यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट वाज द वेमर रिपब्लिक, हाउ वाज इट फॉर्म, ठीक है। वेमर रिपब्लिक यहाँ पर क्या था और इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, और या फिर आपको यहाँ पर जो टर्म है नाजिज्म, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करना है कि इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले वेमर रिपब्लिक के बारे में देख लेते हैं और इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में क्या हुआ कि जो यहां पर हार हुई जर्मनी की, उसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो एम्परर थे, है ना, जर्मनी के जो यहां पर राजा थे, उनको यहां पर बोला गया कि सर ये बिल्कुल सही समय आ चुका है कि आप यहां पर क्या करिए कि अपनी गद्दी जो है वो यहां पर छोड़ दो, है ना, क्योंकि अगर आप गद्दी छोड़ोगे तभी यहां पर काम होगा। सो इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि एक अपॉर्चुनिटी यहां पर जर्मनी के लोगों के पास यहां पर आई कि भाई हम लोग यहां पर क्या करें कि हमारी जो जर्मन पॉलिटी है ना, कि जिस तरीके से जर्मनी में यहां पर काम होगा उसको हम थोड़ा सा रिकास्ट यहां पर कर सकें। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure, है ना। मतलब कि नेशनल असेंबली जो लोग यहाँ पर थे, जो जर्मनी की पॉलिटी को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते थे, उनकी मीटिंग हुई। वेमर एक प्लेस है, ठीक है, उसको ही वेमर रिपब्लिक उसी के नाम पर यहाँ पर पड़ा है। तो वहाँ पर ये लोग बैठे और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेब्लिश करने की बात की गई और एक फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ऑटोनॉमी हमको अलग अलग स्टेट्स जो है उनको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब इसमें वेमर रिपब्लिक में जो लोग थे, डेपुटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टैग, ठीक है, जो जर्मन पार्लियामेंट है उसका नाम रिस्टैग है। जैसे रशियन पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा था, वैसे इसका नाम रिस्टैग आपको देखने को मिल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, ठीक है, मतलब यहां पर महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स यहां पर दिए गए थे और उनके बेसिस पे यहां पर क्या था कि आप ये कह सकते हैं कि लोग यहां पर इलेक्ट हुए। लेकिन अब यहां पर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा थी, तो कभी मेजोरिटी वगैरह किसी की आती नहीं थी, है ना। और इसकी वजह से यहां पर क्या है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, देखिए आज के टाइम पीरियड पर स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। हमें ये लगता है कि मेजोरिटी नहीं आएगी, है ना, तो कोलिशन गवर्नमेंट हो जाएगी, तो हो सकता है कि पॉलिसीज वगैरह में कुछ रिस्ट्रेंट आपको यहाँ पर देखने को मिले, कुछ पॉलिसीज में जो है वो लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हुए ना दिखाई दें, जिसकी वजह से किसी भी देश में जो यहाँ पर सरकार चल रही है वो अपने काम को सही तरीके से कंप्लीट ना कर पाए, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यही सब चीजें थे। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो इनहेरेंट डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिली थी, ठीक है।
तो एक तो ये चीज आप लिख दीजिए। दूसरी बात यहां पर क्या है कि भाई नाजिज्म जो टर्म है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहां पर क्या है कि नाजिज्म जो है ना इज द जर्मन वर्जन ऑफ फासिज्म। ठीक है, फासिज्म मतलब वही डिक्टेटरशिप जो यहां पर होती है उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर क्या है कि डिक्टेटरशिप यहां पर थी, है ना। तो अब यहां पर क्या है कि डिक्टेटरशिप का ही जब जर्मन वर्जन हम यहां पर देखते हैं तो उसको हम नाजिज्म यहां पर कहते हैं। जिस तरीके से नाजी पार्टी और उसके सपोर्टर्स यहां पर काम करते थे, इवन हिटलर के अभी नाम आप यहां पर लिख सकते हो। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है ना, एक आइडिया है, मतलब एक सिस्टम है। ये नहीं है कि मतलब ये केवल नाजिज्म जो है वो केवल एक टर्म है। जैसे जहां पर भी ISM आता है वो एक विचारधारा के बारे में बात होती है। इनका मतलब यहां पर ये था कि किस तरीके से आइडियाज होनी चाहिए, किस तरीके से वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स में वो काम करनी चाहिए, उनके ऊपर फोकस हो रहा है। इट वॉज द नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इट वॉज डिवाइस बाय द हिटलर इन जर्मनी। तो जर्मनी में यहां पर क्या किया गया, इनके द्वारा जो है इसको, हिटलर के द्वारा इसको डिवाइस किया गया। आसान क्वेश्चन है, नाजिज्म में तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। काफी सारी चीजें होती, देखो क्या होता है कि जब आप सोशल साइंस का पेपर करते हो ना, किसी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक का नहीं करते हो, जब आप सोशल साइंस का पेपर करोगे ना तो उसमें बहुत सारा कंटेंट आपके पास होगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कंटेंट है तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल यहां पर होना आवश्यक है। अब ये नहीं कि नाजिज्म वाला अच्छा है, नाजी पार्टी वाला चैप्टर है तो जो जो आपको पता है सब आपने लिख दिया, लेकिन जो नाजिज्म है उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना है, वो फुलफिल करोगे तभी यहां पर काम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर है। तो मैंने आपको यहां पर क्या है कि भाई एक क्वेश्चन जो है वो आपको MCQ वाला करवाया, ठीक है, मतलब उसमें कुछ सेट थे लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन एक था। फिर उसके बाद मैंने 5 आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवाए। अब मैं यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराऊंगा 3। ठीक है, सो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अलोंग विद द लिमिटेशन इंपोज्ड ऑन हिज पावर। ठीक है, मतलब कि आपको प्रेसिडेंट की जो पावर है उसके बारे में आपको बताना है और इनकी पावर में क्या क्या लिमिटेशन जो यहां पर लगाई गई है वो आपको यहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, दूसरी बात, पार्लियामेंट इज अ मैंडेटरी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक्सप्लेन। ऑल्सो शेड लाइट ऑन द 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके ऊपर भी आपको यहां पर लाइट जो है वो यहां पर लगानी है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं, तो पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, है ना। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो प्रेसिडेंट यहां पर है। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर, ठीक है, प्रेसिडेंट्स की पावर क्या है? जितनी भी गवर्नमेंटल यहां पर एक्टिविटीज होंगी, है ना, वो किसके नाम पर होगी? वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी। मतलब भारत में अगर कोई भी यहां पर सरकारी काम यहां पर होगा तो वो किसके नाम पर होगा? प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। मतलब जहां पर भी भारत सरकार का काम होगा वहां पर प्रेसिडेंट का नाम आपको देखने को मिलेगा। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन द प्रेसिडेंट नेम्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है कि जो भी यहां पर रूलिंग गवर्नमेंट है वो जो भी लॉज बनाएंगे, जो भी यहां पर पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, उसमें जो सिग्नेचर यहां पर होगा वो प्रेसिडेंट का आपको देखने को मिलेगा। मतलब प्रेसिडेंट वहां पर उसको इश्यू करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो आपको रियल हेड देखने को मिलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, है ना। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, जजेस जो हाई कोर्ट के होते हैं वो भी यही अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज वगैरह, ये सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर किए जाते हैं। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि उनकी हेल्प की जाएगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो यहां पर क्या करेंगे? वो रिकमेंड करेंगे नेम और उसके बेसिस पे यहां पर अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ही यहां पर करेंगे। जितनी भी यहां पर इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई या जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर साइन किए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके सुप्रीम कमांडर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है। द प्रेसिडेंट हैज इमरजेंसी पावर, दैट इज पावर टू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड एंड क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, दैट इज पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल एंड इशूइंग एन ऑर्डिनेंस। देखो अब यहां पर 2-3 चीजें बताई गई हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना तो हमारे देश में क्या है कि 3 तरीके की इमरजेंसी है। एक आपको देखने को मिलेगा नेशनल इमरजेंसी, एक मिलेगा आपको प्रेसिडेंट रूल और एक आपको मिलेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये 3 तरीके की इमरजेंसी आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल इमरजेंसी की बात होती है आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट रूल की बात होती है आर्टिकल 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है आर्टिकल 360 में। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। यहां पर बोला गया एक ऑर्डिनेंस के बारे में। प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये यहां पर क्या है कि सेशन में नहीं है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो या तो कोई एक सेशन में दूसरा सेशन में नहीं है। तो हमारे देश में कानून यहां पर यह कहता है कि भाई कोई भी बिल कानून तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेंगे, है ना।
लेकिन उससे पहले उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास होना जरूरी है। अब लोकसभा राज्यसभा अगर यहाँ पर क्या है कि चीजें है ही नहीं है, जैसे अभी आप कोविड वगैरह के टाइम पीरियड भी अगर आप देखोगे तो कई सारे कानून यहाँ पर बने थे, है ना, उस टाइम पर सेशन तो हो नहीं रहा था, तो प्रेसिडेंट क्या करते थे, ऑर्डिनेंस के बेसिस पे बनाते थे। ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट को यहाँ पर यह अधिकार है कि वो इस तरीके के कानून जो इनको जरूरी लगे, है ना, वो बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर की और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पर ही यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, वैसे ऑर्डिनेंस की जो यहाँ पर वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है, 6 महीने तक यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि 6 महीने तक ये चल रहा है, उससे पहले भी यहाँ पर ये समाप्त किया जा सकता है अगर यहाँ पर सेशन जो है वो लोकसभा का राज्यसभा का आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी वो यहाँ पर बैठेंगे ना तो 6 वीक में, ठीक है, जब भी लोकसभा राज्यसभा सेशन में आएंगे तो जैसे पहली मीटिंग हुई तो उसके 6 वीक के अंदर जो है उसको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, या तो फिर ये अपने आप यहाँ पर हट जाएगा। तो मैक्सिमम वैलिडिटी अगर हम ऑर्डिनेंस की देखेंगे तो 6 महीने 6 वीक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पावर्स आपको देखने को मिलेंगी। Certain limitations are imposed on the power of president so that he or she could not do under benefit the major limitations are, ठीक है, मतलब जो अलग अलग तरीके की limitations आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये कौन कौन सी हैं। The president exercises all the power only on the advice of the council of ministers, ठीक है, headed by prime minister। अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे, वो यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसके हेड आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, उनकी एडवाइस पर ये काम करने वाले हैं। The president can ask the council of ministers to reconsider its advice. However, if the same advice is given again, he or she is bound to act according to it, है ना। अगर मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस यहाँ पर दी है, प्रेसिडेंट को लगता है कि थोड़ा एक बार रिकंसीडर कर लो कि ये सही है नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि हाँ ऐसे ही करना है, दोबारा भी कोई बिना चेंजेस के उन्होंने बोल दिया, तो फिर उनको यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको उनका आंसर यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये चीजें हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि ऐसी एक कोई सिचुएशन आपको बतानी पड़े जिसमें यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट बिना एडवाइस के काम कर सकता है ना, मतलब डिस्क्रेशन का अपने यहाँ पर प्रयोग कर सकता है, तो वो सिचुएशन यहाँ पर कौन सी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। काफी बार मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। अब इसके बाद वाला देखते हैं। सो पार्लियामेंट इज मैंडेटरी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया था, क्वेश्चन ये था कि आपसे ये पूछा गया था कि पार्लियामेंट इज मैंडेटरी फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री, एक्सप्लेन, ऑल्सो शेड लाइट ऑन द 2 हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए, सो पार्लियामेंट क्यों जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। सो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग न्यू लॉज एंड चेंजिंग एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया, है ना। अगर कोई नया कानून बनाना है या पुराने जो कानून है उनको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, ये पूरा का पूरा काम जो है वो संसद में यहाँ पर किया जाता है। In India, the control of parliament over the government is direct and full. Those who run the government can take decision only as long as they enjoy support of the parliament. ठीक है, मतलब कोई भी अगर रूलिंग गवर्नमेंट है ना, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह है, वो यहाँ पर कानून बनाएंगे पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट क्या करती है, उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। कंट्रोल कैसे रखेगी कि अगर आपके पास मेजोरिटी है ना, आपके पास रिक्वायर्ड एमपीज हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तब तक आपकी सरकार रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर क्या है कि आपकी सरकार जो है वो यहाँ पर चली जाएगी, तब आपके पास इतनी पावर नहीं देखने को मिलेगी। Parliament controls all the money of the government. In most of the countries, the public money can be spent only when the parliament sanction it. ठीक है, जैसे अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको फंड देखने को मिलते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भारत की संचित निधि। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा तब निकलता है जब पार्लियामेंट यहाँ पर क्या करती है, उसको सैंक्शन करती है ना, तब यहाँ पर क्या होगा, ये पैसा निकलेगा। एक होता है कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, कंटिंजेंसी फंड का मतलब हुआ इमरजेंसी पर्पस के लिए जो यहाँ पर यूज किया जाता है। सो कंटिंजेंसी फंड जो है जब प्रेसिडेंट यहाँ पर अप्रूव करते हैं तब यहाँ पर कंटिंजेंसी फंड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। ठीक है, वहां पर कोई भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, कोई भी लॉ है, कोई भी बिल है, उसके ऊपर जो भी डिस्कशन यहाँ पर होगा वो पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दो आपको जो यहाँ पर चीजें हैं वो बतानी है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। सो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल और लोअर चैम्बर, ठीक है, इट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता डायरेक्टली इसमें वोट डालती है। एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, मतलब कि लोकसभा आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनता ने उनको डायरेक्टली यहां पर इलेक्ट किया है। द लोकसभा और द लोअर हाउस इज कंपोज्ड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। मतलब यहां पर क्या है कि
जो यहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स होंगे उनके जो भी लीडर्स यहाँ पर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देंगे। बाकी आप यहाँ पर ना ये भी बता सकते हैं कि लोकसभा का जो चेयरमैन होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, है ना। इसमें टोटल 550 जो मेंबर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आज के टाइम पीरियड पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना। ये सब चीजें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलरेडी हमने कई सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी हुई हैं। राज्यसभा अगर हम बात करेंगे तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं या फिर अपर चैम्बर बोलते हैं। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच एज इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। देखो यहाँ पर राज्यसभा बनाने का उद्देश्य यहाँ पर क्या था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो डिसीजन मेकिंग होती है, कानून बनाने का जो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है उसमें पार्टिसिपेट करें। सो हमारे जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, जो आपके इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, जो आपको विधायक वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो अपने अपने स्टेट से जितनी भी सीट्स यहाँ पर होती हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों को जो है वो राज्यसभा में भेजते हैं ताकि थोड़ा सा जो डिस्कशन का फोरम है वो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होता हुआ आपको दिखाई दे। द राज्यसभा और अपर हाउस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं, 238 तो इलेक्टेड होंगे और 12 जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, वो आप कह सकते हैं कि वो नॉमिनेटेड यहाँ पर होते हैं। फिर उसके बाद हर मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का आपको देखने को मिलेगा। राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट आपको यहाँ पर, ठीक है, परमानेंट चैम्बर देखने को मिलता है, मतलब ये कभी डिसॉल्व यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें जो है वो लिख सकते हैं। बाकी लोकसभा राज्यसभा में लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको अपना आंसर भी जो है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आंसर में हम कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो चॉइसेस हैं। एज वी मूव हाई इन द हिमालयाज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट चेंज। इन दिस रिगार्ड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि फॉरेस्ट इन एनी रीजन आर डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, एग्जामिन विद एग्जांपल। ठीक है, कहीं भी किसी भी रीजन में अगर आप फॉरेस्ट देखोगे तो वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो क्लाइमेट से यहाँ पर डिटरमाइन होगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको एग्जाम्पल के साथ जो है वो एग्जामिन करना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज वी मूव हाई इन द हिमालयाज द नेचर ऑफ फॉरेस्ट कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट आर। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप ऊपर जाओगे, जैसे आपको सभी को पता है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर आपको ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पर आपको रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पर आपको वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि कम हुआ, ह्यूमिडिटी कम, रेनफॉल कम, वेजिटेशन कम। ठीक है, समझ गए आगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है। सो अब यहां पर क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, है ना, अब जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय है, ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है कि यहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, ऊपर जाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर आपको यहां पर कम देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन है। अब अलग अलग तरीके के यहां पर है, जैसे पहला हो गया वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड एट द लोअर एल्टीट्यूड, मतलब कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक ये आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वेट मतलब थोड़ी बहुत बारिश यहां पर होगी। एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स आर प्रोमिनेंट हियर। ठीक है, फिर उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर आपको इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें पाइन, देवदार, सिल्वर फेयर, है ना, स्प्रूस वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये वाले जो पर्टिकुलर यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं जो सदर्न स्लोप है ना हिमालय का, ठीक है, जहां पर आपको थोड़ा सा मतलब सदर्न स्लोप जो होता है हिमालयस का वहां पर देखने को मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वगैरह में वहां पर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। दीज ग्रासलैंड आर फाउंड एट हायर एलिवेशन। ठीक है, ग्रासलैंड्स का मतलब ये होता है कि जहां पर ग्रास वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलती है। सो टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। थोड़ा और ऊपर अगर हम जाएंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर अल्पाइन वेजिटेशन होता है ना, मतलब कि 3600 मीटर की हाइट से ज्यादा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो जो पर्टिकुलर रीजन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो अल्पाइन वेजिटेशन का पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर सिल्वर फेयर, जुनिपर, पाइन वगैरह। ऑन द स्नो लाइन दीज फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड। ठीक है, थ्रो शर्ब स्क्रब्स दीज फॉरेस्ट मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अल्पाइन ग्रासलैंड वगैरह भी अगर आप ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। फिर अल्पाइन ग्रासलैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जैसे गुज्जर, बकरवाल्स वगैरह जो है, ठीक है, ट्राइब्स हैं, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं, तो वहां पर आपको इस तरीके का रीजन जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर टुंड्रा वेजिटेशन वगैरह है, जैसे मॉसेस, लिचन्स वगैरह आर पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन विच आर फाउंड एट द हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्पाइन के बाद टुंड्रा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर टेम्परेचर और कम हो जाएगा तो वहां पर वेजिटेशन आपको और भी ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, मॉसेस, लिचन्स वगैरह ही यहाँ पर केवल देखने को मिलते हैं, ट्रीज वगैरह यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि भाई क्लाइमेट किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर रीजन का फॉरेस्ट वगैरह डिटरमाइन करता है, इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट देने हैं, ठीक है। सो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर जैसे है टेम्परेचर हो गया, फोटो पीरियड हो गया, प्रेसिपिटेशन वगैरह हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पर डिटरमाइन होता है, ठीक है। अभी टेम्परेचर के बारे में काफी सारी चीजें मैंने बता दी है ना, कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, फिर ह्यूमिडिटी आपको देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ रीजन, ठीक है, कि वहां पर कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, बारिश कितनी होती है, सॉइल किस तरीके की है, उसके बेसिस पे फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर डिसाइड होगा। इट इज सीन दैट as the climate gets colder due to the fall in temperature with height, it affect the nature, type and growth of vegetation of a place, है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर आपका कम होगा, अभी टेम्परेचर कम होगा तो वेजिटेशन आपको अलग अलग तरीके का देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर, द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है, याद नहीं रखना है, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा तो वेजिटेशन आपको अलग तरीके का देखने को मिलेगा। Here the vegetation change from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने आपके साथ इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद सनलाइट है, द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट इज नोन एज फोटो पीरियड। किसी पर्टिकुलर रीजन में कितनी लाइट यहां पर पड़ रही है, कितने अमाउंट में पड़ रही है, वो सब चीजें यहां पर फोटो पीरियड कहलाती हैं। सो देयर इज अ वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड, है ना। जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं वहां पर क्या होगा कि सनलाइट ज्यादा देर तक रहेगी, है ना, ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि लैटिट्यूड पर, जब हायर लैटिट्यूड यहां पर होगा तो कम आपको देखने को मिलेगा। इन समर सीजन प्लांट ग्रोथ इज फास्टर ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयास आर कवर्ड विद थिकर वेजिटेशन देन द नॉर्दर्न स्लोप ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, है ना। मतलब हिमालय में भी अगर आप देखोगे, जैसे ये हिमालय हो गया, है ना, अब ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका सदर्न पार्ट है, तो यहां पर क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट, है ना, और इसी वजह से यहां पर क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि सनलाइट ज्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां पर वेजिटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ऑलवेज हैव डेंसर वेजिटेशन देन अदर एरियाज विद लेसर रेनफॉल। जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर आपको डेंसर वेजिटेशन देखने को मिलता है, जहां पर कम होती है वहां पर कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट मानसून रेन्स ऑन द वेस्टर्न स्लोप, ठीक है, विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड मतलब जहां पर जैसे ये पर्टिकुलर आप मान लीजिए कि ये हिल्स हैं, ठीक है, अभी विंड्स यहां से गई और इनसे टकरा के वापिस आ गई, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो ये वाला साइड है ये क्या है, ये विंडवर्ड साइड है, और उधर जहां पर मॉइस्चर वाली जो विंड्स हैं वो नहीं ब्लो करी हैं, वो यहां पर आपको लीवर्ड साइड देखने को मिलेगा। दस कॉसेज अ हैवी ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देयर। ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न स्लोप, लीवर्ड साइड जो है वहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो जहां पर प्रेसिपिटेशन बारिश ज्यादा होती है वहां पर आपको डेंस वेजिटेशन देखने को मिलता है, बाकी रीजन पे जहां पर बारिश कम होती है वहां पर कम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी दो चॉइसेस हैं आपके पास। इन इंडिया पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्योग्राफिकल एंड सोशियो कल्चर फैक्टर। इलेबोरेट, ठीक है, मतलब भारत में जो गरीबी है वो हिस्टोरिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, ज्योग्राफिकल भी है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है भारत में गरीबी की, इसको इलेबोरेट करना है। दूसरी बात यह है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू द पॉवर्टी, है ना। तो अब आपको बताना है कि इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से हमारे देश में पॉवर्टी, गरीबी जो है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। The policies of the colonial government ruined traditional handicraft and discouraged development of industries like textiles, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि भारत की जो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गई, जो हाथ से बनाने वाली चीजें थी, है ना, टेक्सटाइल्स वगैरह जो है उनका यहाँ पर सही तरीके से प्रयोग नहीं हुआ, उनको डेवलप नहीं किया गया। बेसिकली वो इंडिया को एक रॉ मटेरियल की तरह यहाँ पर यूज करते थे, सारा सामान लेकर जाते थे, ब्रिटिश जो यहाँ पर रीजन्स थे वहाँ पर डेवलप करके सामान हमारे देश में यहाँ पर लाकर उसको बेचते थे। तो इस तरीके से हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर डेवलप नहीं हुई। लो रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, जिसकी वजह से दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम अकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हेंस इंक्रीजिंग पॉवर्टी। जब हमारे देश में यहाँ पर क्या हुआ कि आज़ादी यहाँ पर मिल गई तो उस टाइम पीरियड पर भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, है ना, आज़ादी के बाद वो बहुत यहाँ पर कम था, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि लेस
जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रोथ वगैरह हुआ इनकम वगैरह में वो कम हुआ, पॉपुलेशन भी बहुत बड़े स्केल पर हुई और इस वजह से यहाँ पर क्या है कि गरीबी आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेस, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, विच एम्ड, ठीक है, यहां पर क्या है कि आप यहां पर ये कर सकते हैं, सो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेस, लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, है ना, मतलब जो भी यहां पर अलग अलग तरीके के यहां पर जो लैंड रिसोर्सेस वगैरह थे, है ना, जिनका रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अच्छी तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब पीपल मोस्टली यूज ओल्ड ट्रेडिशनल एंड सब्सिस्टेंस methods of farming. This require much labor and time. Effects of irrigation and the green revolution were limited to only some parts of India, है ना। तो आज के टाइम पीरियड पर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर में आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने की वजह से आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी ओल्ड यहाँ पर जो फार्मिंग मेथड्स हैं वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह, इरिगेशन वगैरह को जो बेनिफिट यहाँ पर होना चाहिए वो केवल कुछ ही रीजन्स में आपको देखने को मिला, बाकी जगह पर देखने को नहीं मिला, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये सब कुछ कारण है, ठीक है, जिनके बेसिस पे ये पूरा का पूरा सिचुएशन आपको देखने को मिला है। फिर इसके और में अगर हम देखेंगे कि द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं वो आपको बताना है, ठीक है। सो जैसे अगर आप देखेंगे तो पहली बात यहाँ पर है लैंडलेसनेस, ठीक है, तो लैंडलेसनेस की यहाँ पर बात हो रही है। सो लैंडलेस जो भी यहाँ पर लेबरर्स इन द विलेज आर जनरली पुअर, ठीक है, वो लोग यहाँ पर आपको गरीब देखने को मिलेंगे। दे अर्न वेरी लो वेजेस, ठीक है, मतलब जो लोग जिनके पास लैंड वगैरह नहीं है वो दूसरों को खेत में यहाँ पर काम करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत कम वेजेस वगैरह मिलते हैं। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन दे हैव टू डू ऑड जॉब्स, ठीक है, एट वेरी लो इनकम, ठीक है। तो जब खेती का काम होगा तभी तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि जब सीजन होगा उस चीज का तभी यहां पर आपको जॉब करते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर अ पर्सन कुड नॉट गेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द इंटायर ईयर ड्यूरिंग लीन सीजन, ठीक है, ही बिकम्स अनएम्प्लॉयड दस कुड नॉट अर्न द इनकम विच मे लीड टू पॉवर्टी, है ना। तो एग्रीकल्चर में भी यही प्रॉब्लम है और बाकी जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। और जो शहरों में यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं उनके पर्टिकुलर रीजन में भी अगर आप देखोगे तो इसी तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद साइज ऑफ फैमिलीज, ठीक है, साइज ऑफ फैमिलीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द फैमिली बिकम्स इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड देम विद द एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर लिविंग, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू पॉवर्टी, है ना। मतलब पॉपुलेशन अगर यहाँ पर बढ़ेगी तो फैमिली के साइज भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फैमिली का साइज अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो जो इनकम आपकी यहाँ पर हो रही है वो इनसफिशिएंट हो जाएगी, तो लोगों को आप सही तरीके से अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि गरीबी आपको देखने को मिलती है। फिर इलिटरेसी, है ना, मतलब पढ़ाई लिखाई यहाँ पर नहीं हो रही। ड्यू टू द पॉवर्टी द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, है ना, मतलब बच्चों को अपने वो स्कूल वगैरह नहीं भेज पाते गरीबी के चक्कर में। व्हेन दीज चिल्ड्रन बिकम एडल्ट and enter the job market, they are unable to find well-paying job, resulting again in the poverty. This illiteracy and poverty depends on each other, है ना। तो आप पढ़ाई नहीं करोगे आप तो मार्केट में जाओगे तो आपको उतनी सैलरी वाली जो है वो जॉब्स यहाँ पर नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर चाइल्ड लेबर आपको देखने को मिलेगा कई फैमिलीज में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है कि भाई हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी यहाँ पर काम करें तो थोड़ा इनकम जनरेट होगी। सो पॉवर्टी फोर्सेस द पेरेंट्स टू मेक देयर चिल्ड्रन वर्क ऑल्दो देयर इज अ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, है ना, बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। दिस मेक्स द चिल्ड्रन ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल रिजल्टिंग इन देयर नॉट गेटिंग वेल पेइंग जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि बचपन में पैसे कमा लिए, है ना, ऐसा लगता है ना कि जब हम छोटे रहें तब से ही हम पैसे कमाने लग जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी आपने यहाँ पर पैसा कमाने स्टार्ट किया लेकिन भविष्य में यहाँ पर क्या होगा कि सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सही तरीके से फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपकी इनकम वगैरह जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं ये अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज यहाँ पर हैं ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी गरीबी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ना। यहाँ पर बोला गया है कि ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, ठीक है, सिमलीपल नेशनल पार्क और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो है ये आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है कि क्या है ना। पहले तो आपको ये लोकेट करना है ना, सिमलीपल नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया, टू एरियाज रिसीविंग ओवर
400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है ना, जहां पर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ए यहां पर लिखा हुआ है और एक ए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, लिख देता हूं मैं, ये ए है, ये ए है, ठीक है। उसके बाद एरियाज रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है ना, तो इसमें आपको दो एरिया जो हैं वो दिए गए हैं जहां पर क्या होता है कि 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है और एक जगह पर जहां पर 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि ये वाला जो रीजन है ये राजस्थान का रीजन है ना, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिल रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, मतलब यहां पर 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होगी और यहां पर भी आपको 400 सेंटीमीटर से ज्यादा जो रेनफॉल है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। सिमलीपल नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, सिमलीपल नेशनल पार्क अगर आप देखोगे तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया सिमलीपल नेशनल पार्क और ये हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपको आसाम में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। वन शॉट रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया काजीरंगा और सिमलीपल, और उसके बाद ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया है ना, वेस्टर्न घाट, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया जहां पर इस तरीके की बारिश वगैरह होती है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो ऐसा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आपको आपके पेपर में, ठीक है, स्कूल वगैरह में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए है ना। कई लोगों का डिमांड था कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर कैसा हो सकता है, थोड़ा उसका एक पैटर्न बता दीजिए। तो ये मैंने उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके जो है ये सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड किया। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट होता है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है और इसमें पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई यहाँ पर आगे बढ़ा सके, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं, ठीक है, वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी वीडियो को यहाँ पर शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को आज ही यहाँ पर शुरू कर सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।